Hello, I am Shahnawaz, and today we are continuing work, energy, and power. And in this part 1 video lecture, we are going to discuss about fundamentals of work and zero work. यस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क के बेसिक्स के बारे में और ज़ीरो वर्क के बारे में. सो वर्क बेसिकली होता क्या है? सो स्टूडेंट्स, हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इट मीन्स या तो हम कहीं से कोई एनर्जी ले रहे होते हैं या फिर हम कोई एनर्जी या फिर हम अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं. किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वॉक कर रहे हैं, अगर आप कहीं पर बैठे हैं, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ में आप कहीं ना कहीं एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे. सो ये सारी की सारी एक्टिविटी कहलाएगी वर्क. सो work is a mode of transfer of energy, that is, without transfer of energy there is a no meaning of physical work. yes, जब तक एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक वर्क काउंट नहीं किया जाएगा. इट मीन्स कि किसी भी वर्क के होने के लिए एनर्जी का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप ईटिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर गेनिंग द एनर्जी, आप एनर्जी ले रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वर्क. और या फिर हमने जितने भी एग्जांपल्स अभी डिस्कस किए, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉक करना, बैठना, स्टडी करना, कुछ सोचना, सो ये सारे की सारे एक्टिविटीज़ में आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं. आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन्वायरमेंट में या फिर किसी पर्टिकुलर एसोसिएटेड जो थिंग है आपके साथ, जिसके साथ आप वर्क कर रहे हैं, उसमें आप एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं. सो डेफिनेटली ये कहलाएगा वर्क. So any activity that require muscular or mental effort like pull a heavy sofa across the room. ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो मस्कुलर एक्टिविटी हो जिसमें आप बेसिकली अपने बॉडी के पावर का यूज़ कर रहे हों, या फिर कोई मेंटल एफर्ट हो जिसमें आप अपनी दिमागी ताकत लगा रहे हों, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो जहाँ पर आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं या फिर एनर्जी गेन कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है किसी हेवी सोफ़ा को आप अपने रूम के अक्रॉस शिफ्ट कर रहे हों, एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं या फिर उसको पुश कर रहे हैं. तो लिफ्ट अ स्टेक ऑफ बुक फ्रॉम द फ्लोर टू द हाई शेल्फ, या फिर आप जो बुक्स हैं, बुक्स को उठाकर शेल्फ पर रख रहे हों. और टू प्रिपेयर अ लेसन इन द 2 आवर्स, और आप किसी लेसन को प्रिपेयर कर रहे हैं 2 घंटे तक. इट मीन्स कि आप स्टडी कर रहे हैं. सो ये सारी एक्टिविटीज़ कहलाती है वर्क. सो हमें भूलना नहीं है, वर्क बेसिकली इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. जब तक एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक वर्क काउंट नहीं किया जाएगा. और हर वो एक्टिविटी जिसमें आप या तो एनर्जी गेन कर रहे हैं, कहीं से एनर्जी ले रहे हैं, या फिर एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारा की सारा कहलाएगा वर्क. और आपको ये चीज़ को भी बिल्कुल याद रखना है कि वर्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल एफर्ट नहीं बल्कि मेंटल एफर्ट भी हो सकता है. किसी काम को करना सिर्फ़ और सिर्फ यह नहीं होता कि आप किसी पर्टिकुलर थिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई अपना फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बल्कि अगर आप अपना मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप किसी बारे में सोच रहे हैं, ठीक, या आप किसी पज़ल को सॉल्व कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप अपनी बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं. सो दिस एक्टिविटी आर ऑल्सो कॉल्ड द वर्क. देखिए, सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिख रहा है वर्क का. वर्क ट्रांसफ़र एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोर्स. हमेशा याद रखना है, जब भी वर्क के केस में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, सो एनर्जी को ट्रांसफ़र होने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत होती है, फ़ोर्स की. सो वर्क ट्रांसफर्स एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोर्स. ठीक है, वर्क में हमेशा जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो फोर्स की मदद से होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन ए वेट लिफ्टर लिफ्ट द वेट, ही अप्लाइज फोर्स एंड डिस्प्लेसेस द वेट. ये सामने आपको एक वेट लिफ्टर दिख रहा है.
वेट लिफ्टर ने सपोज किसी वेट को लिफ्ट किया हुआ है। सो ये कैसे लिफ्ट किया इन्होंने एक फोर्स अप्लाई किया अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर वेट पर, और देन जब इस वेट पर फोर्स अप्लाई किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये वेट जो है वो लिफ्ट हो गया। सो फाइनली हुआ क्या, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया जिससे वेट लिफ्ट हुआ। इट मीन्स कि यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हुई इस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी से, किस पर, इस वेट पर। सो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुआ, वर्क हुआ। देन वी से दैट वर्क हैज़ बीन डन बाय द वेट लिफ्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इस वेट लिफ्टर ने वर्क किया, किस पर किया, वेट पर किया। ठीक है। सो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो एनर्जी का जो सोर्स होता है वो हमेशा वर्क करता है, और एनर्जी जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कंज्यूम होती है उस पर वर्क होता है। सो वर्क कौन कर रहा है और वर्क किस पर हो रहा है, ये चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। सो नाउ कंटिन्यू विद द व्हेन कांस्टेंट वर्क इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसा अभी हमने वेट लिफ्टिंग के केस में देखा कि जब इस पर्टिकुलर पर्सन ने, इस वेट लिफ्टर ने इस वेट पर एक फोर्स अप्लाई किया, सो ये वेट लिफ्ट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स कि यहाँ पर वर्क हुआ इस वेट पर, किसने किया, इस वेट लिफ्टर ने किया। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब ये वेट लिफ्ट हुआ इट मीन्स कि इस वेट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, या मैं ऐसा कहूँ कि जब इस वेट लिफ्टर ने इस वेट पर फोर्स अप्लाई किया, सो ये वेट जो पहले यहाँ पर रखा हुआ था वो डिस्प्लेस होकर कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। सपोज़ इसमें एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। सो लेट अस कंसिडर दिस डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय द एस। सो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सेम थिंग, लेट अस कंसिडर अ बॉडी विद द मास m। यहाँ पर सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है और ये इस पोजीशन A पर प्लेस्ड है, इस पोजीशन A पर ये प्लेस्ड है। सपोज़ ये बॉडी शुरुआत में स्टेशनरी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है। इट मीन्स कि बॉडी किसी तरह का कोई मोशन नहीं कर रही है। सपोज़ आपने इस पर एक फ़ोर्स अप्लाई किया F, और ये फोर्स आपने कुछ ड्यूरेशन तक आप इस पर अप्लाई किया। सो सपोज़ जब आपने ये फोर्स इस पर अप्लाई किया तो ये बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई अपनी पोजीशन से और इसमें थोड़ा सा मोशन हुआ। फाइनली जब इस बॉडी में मोशन हुआ तो ये बॉडी अपनी पोजीशन ए से कहाँ आ गई, अपनी पोजीशन बी पर आ गई। तो सेम बॉडी of mass m displaces from the position A to position B due to the effect of F for the particular duration। ठीक है। सो जब बॉडी में मोशन हुआ, सो बॉडी में अगर मोशन हो रहा है तो डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। सो लेट अस कंसीडर कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। सो बॉडी की वेलोसिटी हो गई v ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो नाउ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गया s से। हम कह सकते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ f, बॉडी डिस्प्लेसेस s फ्रॉम द पोजीशन A to B। So if a horizontal force F is applied on the body kept on the smooth horizontal surface, it means कि ये जो सरफेस है जहाँ पर बॉडी रखी हुई है ये स्मूथ है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर नहीं है। ठीक। सो बॉडी बिल्कुल स्मूथ सरफेस पर रखी हुई है। दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर द सम टाइम ड्यूरेशन विच the body displaces by the s। So the work done by the force on the body is the product of force and displacement of the body। So जब इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई हुआ F, सो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी F पर, बॉडी ऑफ द मास M पर। डेफिनेटली यहाँ पर किस पर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इस बॉडी पर एनर्जी कंज्यूम हो रही है। डेफिनेटली ये बॉडी एनर्जी गेन कर रही है और इस एनर्जी की वजह से ही बॉडी फिर मोशन में आई, जिस किसी की वजह से उसकी वेलोसिटी
जो u इक्वल टू 0 थी उससे फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो गई। इट मीन्स कि बॉडी स्टेशनरी पोजीशन से मोशन में आ गई। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस बॉडी पर जो वर्क हुआ है, इस बॉडी पर जो वर्क हुआ है, वर्क किसने किया? वर्क इस फोर्स ने किया, ठीक है, या ये फोर्स जो भी सोर्स लगा रहा था उस सोर्स ने किया। सो बॉडी पर वर्क हुआ सोर्स की वजह से। सोर्स कौन है? जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो वर्क होगा उस बॉडी पर किया गया वर्क, उस वर्क को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाएगा। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, उस बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हुआ है एफ, और ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज डिनोटेड बाय द एस। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल गिव द डेफिनेशन ऑफ वर्क डब्ल्यू। सो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन से कोई भी नाता नहीं है। दिस मीन्स दैट इट हैज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो चलिए हम बात करते हैं वर्क की यूनिट के बारे में। अब अगर वर्क हो रहा है किसी बॉडी पर, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई अगर हो रहा है और उस फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से अगर बॉडी मोशन कर रही है या फिर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, या हम सिंपल वे में कहें कि अगर बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वर्क कितना हुआ है, क्योंकि जो फोर्स की वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो फोर्स की स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी चेंज इन पोजीशन है, वो अलग अलग हो सकती है। सो यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि एक्चुअल में कितना फोर्स लगाने पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी में। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की जो क्वांटिटी होगी, इनकी जो वैल्यू होगी, वो वर्क की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। बिकॉज हमने अभी देखा फोर्स इज़ व्हाट, सो फोर्स या और सॉरी वर्क इज़ व्हाट, सो वर्क इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ वर्क की कि बेसिकली वर्क को किस पर्टिकुलर यूनिट में मेज़र किया जाएगा, सो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल और वर्क की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज़ अर्ग। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है अर्ग में और जूल में। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूल एक बहुत बड़ी यूनिट है वर्क की, जबकि अर्ग एक छोटी यूनिट है वर्क की। और हम देख सकते हैं इनमें आपस में जो रिलेशन है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। आपको ये रिलेशन याद रखना है, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमें यूनिट कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होगी। हमें हो सकता है कभी जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना पड़े या फिर अर्ग को जूल में, तब इस रिलेशन से हम कन्वर्जन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ जूल। जूल की डेफिनेशन क्या होगी? सो अभी हमने थोड़ी देर पहले वर्क का फॉर्मूला देखा। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला हमने देखा। अब सपोज़ अगर कोई बॉडी है, वो बॉडी का जो मास है सपोज़ m है, और उस बॉडी पर आपने फोर्स, एक यूनिट फोर्स अप्लाई किया। इट मीन्स फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है? 1 न्यूटन। सपोज़ आपने यूनिट फोर्स अप्लाई किया और इस यूनिट फोर्स की वजह से बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ s, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। सपोज़ कोई बॉडी है मास ऑफ m, उस पर आपने F इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन अप्लाई किया। इट मीन्स कि यूनिट फोर्स अप्लाई किया, और इस यूनिट फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली S इज़ इक्वल टू 1 मीटर। या मैं ऐसा कहूँ कि बॉडी में यूनिट डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो डेफिनेटली यहाँ से हम वर्क की डेफिनेशन निकाल सकते हैं या फिर जूल की डेफिनेशन निकाल सकते हैं इस तरह से कि 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस द बॉडी बाय 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन।
सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 मीटर। सो डेफिनेटली जो वर्क होगा उस वर्क की वैल्यू होगी 1 जूल। सो अगेन हम कह सकते हैं अगर किसी बॉडी पर यूनिट फोर्स अप्लाई किया जाए, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाए, जिसकी वजह से उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाए या फिर उस बॉडी में यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पर यूनिट वर्क किया गया है। इट मीन्स कि 1 जूल ऑफ वर्क किया गया है। वर्क के लिए एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन होती है ज़ीरो वर्क की। ज़ीरो वर्क बेसिकली है क्या? तो देखिए अभी हमने वर्क की डेफिनेशन से देखा या वर्क के फॉर्मूले से देखा, F इज इक्वल्स टू W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं वर्क की वैल्यू ज़ीरो है, इट मीन्स कि W की वैल्यू ज़ीरो है। और W की वैल्यू ज़ीरो कब हो सकती है? जब फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो या फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो हो या फिर दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो। इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू ज़ीरो हो या फिर दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो, सो डेफिनेटली यहाँ पर W की वैल्यू ज़ीरो होगी। सो चलिए हम देखते हैं ज़ीरो वर्क को कुछ स्पेशल डेफिनेशंस की मदद से, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स की मदद से। इफ़ S इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो देन वर्क क्या होगा? ज़ीरो होगा। वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी इज ज़ीरो इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज़ ज़ीरो। यस, अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, इट मीन्स कि बॉडी अपनी जगह से हिले नहीं, अपनी पोजीशन को चेंज ना करें, तो डेफिनेटली ये जो वर्क होगा जो उस बॉडी पर किया गया है वो हमेशा ज़ीरो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी पुश अ वॉल विद अ फोर्स F, सपोज़ आप कोई वॉल को पुश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पर्सन जो है ये इस वॉल को पुश कर रहे हैं, धका रहे हैं इस डायरेक्शन में। क्या होगा? ये फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, इनकी तरफ से फोर्स F तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये बॉडी में डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़ीरो। ये जो वॉल है, वॉल सपोज़ यहाँ पर क्या है? बॉडी, इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी डजेंट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन। ये वॉल अपनी जगह से नहीं मूव करेगी, अपनी जगह से हलेगी नहीं, वॉल तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। इट मीन्स कि वॉल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ज़ीरो। सो देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल इज़ ज़ीरो, देयरफॉर द वर्क डन बाय द फोर्स F ऑन द वॉल इज़ ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा? इस वॉल पर जो वर्क किया जा रहा है वो वर्क क्या होगा? ज़ीरो। वो वर्क होगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स तो अप्लाई हुआ लेकिन बॉडी अपनी जगह से या फिर वॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुई। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ज़ीरो वर्क के लिए। इफ़ वी सिट ऑन द चेयर एंड प्रिपेयर ए लेसन इन द 2 आवर्स देन वी मे फील टायर्ड। सपोज़ आप किसी चेयर पर बैठे हुए हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आपने 2 घंटे तक स्टडी की और अब आप थके हुए महसूस कर रहे हैं। आप थके हुए क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे थे तब आप अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, अपने मेंटल एफर्ट्स की वजह से, अपने मेंटल एफ़र्ट्स की वजह से आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, इसीलिए 2 घंटे के बाद आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। सो अभी तो हमने कहा था कि जब आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आप वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क, जो फिज़िकल डेफिनेशन हमने देखी है वर्क की बाय द मैथमेटिकल फार्मूला, यहाँ पर आपने फोर्स तो अप्लाई किया, इट मीन्स कि आप एफ़र्ट तो लगा रहे हैं, आप एफ़र्ट लगा रहे हैं, पूरा मेंटल एफ़र्ट है ये आपका, कोई फिज़िकल एफ़र्ट नहीं है। बट यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? ज़ीरो। इट मीन्स कि आपके मेंटल एफ़र्ट की वजह से यहाँ पर किसी भी बॉडी में कोई किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा? एस की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। तो अब यहाँ पर जब हम मैथमेटिकली वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर वर्क भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। सो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए वर्क तो हो रहा है, वर्क तो हो रहा है बाय द डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, बट ड्यू टू द मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पर वर्क की वैल्यू जो है, उस वर्क की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। सो एक बहुत ही सिंपल सा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना चाहिए।
So but according to the definition no work is done because there is a no displacement. तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है ये भी. इफ़ वी होल्ड अ ब्रीफ केस फॉर 1 आवर एंड डू नॉट मूव द ब्रीफ केस. सपोज कोई पर्सन है, इन्होंने अपने एक हाथ में ब्रीफ केस को थामे रखा है, ब्रीफ केस को पकड़ रखा है और ये पर्सन मूव नहीं हो रहे. इट मीन्स कि ये इस ब्रीफ केस को पकड़कर खड़े हुए हैं और सपोज कितने टाइम तक, 1 घंटे तक ये खड़े हुए हैं. तो देखिए जब इस ब्रीफ केस को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है तब डेफिनेटली इस ब्रीफ केस को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए इन्हें इस ब्रीफ केस को ऊपर की तरफ उठा के रखना पड़ रहा है. और ऊपर की तरफ उठाकर रखने की वजह से सपोज़ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस फोर्स ने ही क्या कर रखा है, इस ब्रीफ केस को पकड़ रखा है. लेकिन ये ब्रीफ केस अपनी पोजीशन पर ही है, ये ब्रीफ केस कहीं पर भी मूव नहीं हो रहा है. इट मीन्स कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0. ये ब्रीफ केस को जब आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ब्रीफ केस उठकर ऊपर की तरफ जा रहा है या ब्रीफ केस ऊपर शिफ्ट हो रहा है. सो ऐसा तो हो नहीं रहा. इट मीन्स कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ब्रीफ केस का वो क्या हो गया, 0. अब क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है इस ब्रीफ केस पर और ब्रीफ केस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, 0, तो हम कह सकते हैं वर्क भी यहाँ पर क्या होगा, 0. इट मीन्स कि ब्रीफ केस पर जो भी वर्क किया जा रहा है उस ब्रीफ केस पे किए जाने वाला जो वर्क है उसकी वैल्यू होगी 0. Therefore, work done on the briefcase is 0. So, I hope you enjoyed this lecture और आपने आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे. एटलीस्ट वर्क के बेसिक को आपने समझा होगा. सो आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे. और अगर इसमें कोई डाउट आता है सो यू कैन आस्क टू मी. थैंक यू. और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेज़ आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आप तक आसानी से पहुंच सकें. थैंक्स अगेन.